नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या श्री सर्कल 365 यूट्यूब चैनल में। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर 2022 के संस्कृत के टॉप 100 क्वेश्चंस। पूरी पुस्तक का पूरे महीने का सार मैं आपको इसमें कराऊंगा। ये है इस सीरीज में दूसरा पार्ट है। इसके बाद एक तीसरा पार्ट भी आएगा जो कि पूरी तरीके से एमसीक्यू पर आधारित रहेगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो फिर वो आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल है ASC 365 नॉलेज ग्रुप, उस पर मिल जाएगा। आप उस पर जाकर के इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कैदियों का आदान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कैदियों का आदान प्रदान किया गया है। यह आदान प्रदान प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। अभी ये 1 जुलाई में किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, 682 जो है कैदी वो पाकिस्तान के जेल में हैं, जिसमें से 633 मछुआरे और 49 जो है अन्य नागरिक हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक टॉपिक और है कि इस प्रकार का समझौता जो है वो 2018 में किया गया था। लेकिन एक समझौता और किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान। लेकिन ये जो समझौता किया गया है ये 1988 किया गया, 31 दिसंबर 1988 को ये समझौता किया गया है। इसके तहत 1 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट के बाद श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे अभी तक रानिल विक्रमसिंघे, वही श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके पहले राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे। अभी श्रीलंका में हाल ही में आर्थिक संकट आया, बहुत आर्थिक उठापटक हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई और वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई 2022 को देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? देखिए, अभी मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है WHO ने, क्योंकि मंकी पॉक्स केस पूरे विश्व में मिल रहे हैं। अभी हाल ही में भारत में भी मिला था और एक मृत्यु केरल में हुई थी, इसलिए भारत के लिए भी ये संकट है और पूरे विश्व के लिए हो गया है एक संकट, इसलिए इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, भारत में कितनी बार आधिकारिक यात्रा की थी? देखिए, पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अभी किसकी हत्या की गई है, किस प्रधानमंत्री की? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की। ठीक है, इन्होंने कितनी बार भारत की आधिकारिक यात्रा की थी? 4 बार की थी। जापान में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री ये रहे थे, 2006 से 2007 तक रहे थे, फिर 2012 से 2020 तक रहे थे। ठीक है, इनकी हत्या करने वाले युवक का नाम है लेत्सुया यामागामी। कहा जाता है कि ये इनके एक सेल्फ डिफेंस आर्मी का कहा जाता है कि ये इनके जापान के सेल्फ डिफेंस आर्मी में कार्य कर चुका था। ठीक है, कार्यकाल के दौरान 2015 में भारत और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन समझौता हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन समझौता कब हुआ? तो 2015 को हुआ था। ठीक है, भारत और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन समझौता कब हुआ? 2015 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन समझौता कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिंजो अबे की आर्थिक नीति कौन सी है? तो शिंजो अबे की आर्थिक नीति है ओबेनॉमिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओबेनॉमिक्स किसकी आर्थिक नीति है? तो आप बताएंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की आर्थिक नीति है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, देखिए, कह रहा है कि 18वें एशियाई खेल किस वर्ष हुए थे? 18वें एशियाई खेल का आयोजन इंडोनेशिया में 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि 19वां एशियाई खेल का आयोजन, जो कि चीन में सितंबर 2022 में होना था, अब वो कोरोना के कारण जो है वो सितंबर 2023 में जाकर के होगा, यानी कि अगले साल को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये न्यूज़ आई है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कंप्लीट हो चुका है एशियाई खेल यानी 18वां, तो उस पर क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है कि 18वां एशियाई खेल किस वर्ष हुआ? तो आप बताएंगे 2018 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि अभी 19वां तो हुआ ही नहीं, 2022 में होना था परंतु नहीं हुआ। अब वो कहाँ होगा? अक्टूबर में आकर के 2023 में होगा। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर 2023 में कंप्लीट होगा। ये चीन के होंगजोऊ में होगा। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि अभी कहाँ प्रस्तावित है 19वां एशियाई खेल, तो आप बताएंगे कि चीन में होंगजोऊ में प्रस्तावित है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। G20 के 22वें शिखर सम्मेलन में शेरपा कौन है? तो ये क्वेश्चन शेरपा का अक्सर आता है। G20 में 22वां शिखर सम्मेलन पहले कहाँ हो रहा है, आप ये समझ लीजिए। 22वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में होना है। ठीक है, तो ये कब होगा? नवंबर 2022 में होगा। तो जो 22वां शिखर सम्मेलन होगा उसके तो शेरपा पीयूष गोयल जी हैं।
पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ठीक है। लेकिन अभी 22वां शिखर सम्मेलन होने के साथ साथ अब 23वें के लिए भी बात हो गई है कि जो 23वां शिखर सम्मेलन होगा G20 का, उसके शेरपा कौन होंगे। तो पीयूष गोयल जी अत्यधिक व्यस्त होने के कारण उनको शेरपा ना बना करके अब की बार नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को नया शेरपा बनाया गया है 23वें शिखर सम्मेलन के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 22वां शिखर सम्मेलन की बात करें तो पीयूष गोयल जी, 23वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो अमिताभ कांत जी, ठीक है। दोनों में अंतर रखना कि 22वां शिखर सम्मेलन अभी 2022 में होगा, 22वां शिखर सम्मेलन 2022 में, और 23वां शिखर सम्मेलन जब होगा तो उसमें अमिताभ कांत जी शेरपा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। ये इस समय बहुत चर्चा में चल रहा है I2U2। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये देख लीजिए। इंडिया, इजराइल। I2U2 का मतलब होता है I2 मतलब 2 बार I, एक बार I का मतलब हो गया इंडिया, दूसरा I का मतलब हो गया इजराइल। U2 मतलब 2 बार U, एक U का मतलब हो गया USA, दूसरे U का मतलब हो गया UAE। ये 4 देश इसमें शामिल हैं। ये इसका फुल फॉर्म आ सकता है। I2U2 में इंडिया, इजराइल, USA और UAE इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ अभी 2022 में ही, ठीक है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, अब देखिए I2U2 जो कि सम्मेलन अभी हाल ही न्यूज़ में आया हुआ है, तो इनके जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं वो एग्जाम में पूछा सकता है। तो इसमें इंडिया की तरफ से जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, अमेरिका की तरफ से उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए थे, और इजराइल की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री यार लेपिड शामिल हुए थे। इसमें देखिए ये दिया गया है आपका, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लेपिड शामिल हुए थे, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की तरफ से उनके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इसमें शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UAE के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बताएंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। तो ये चारों आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इजराइल के हो जाएंगे आपके यार लेपिड, और USA के हो जाएंगे जो बाइडेन, और UAE के हो जाएंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। ये इसमें 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा। इन 6 क्षेत्र में ये सभी चारों देश पारस्परिक सहयोग से निवेश को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कौन सी एजेंसी शामिल है। केवल एक एजेंसी नहीं है, इसमें अलग अलग एजेंसी शामिल है। तो पूछा जा रहा है कौन कौन सी एजेंसी शामिल है। ये न्यूज़ इसलिए अभी चर्चा में आई है क्योंकि रूस इसमें शामिल है। रूस कह रहा है कि मैं जो है इससे हट जाऊंगा, ठीक है। तो ISS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, ठीक है, स्पेस स्टेशन, तो ये आपका जो है एजेंसी स्टेशन है, जो कि इसमें कौन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ISS जो है एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है। इसमें अमेरिकी एजेंसी शामिल है। अमेरिकी एजेंसी का नाम है नासा अंतरिक्ष एजेंसी, और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। ये आ सकता है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है जिसका नाम है जाक्सा, और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है जिसका नाम है ESA, और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है जिसका नाम है CSA, ठीक है। तो ये जो है इसमें शामिल हैं। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ESA, कनाडा की CSA। इस परियोजना के तहत 1998 में इन्होंने अपना पहला कंपोनेंट पृथ्वी के लो ऑर्बिट में स्थापित किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की नागरिकता छोड़कर 2021 में किस देश की नागरिकता सर्वाधिक भारतीयों द्वारा ग्रहण की गई है। अभी एक न्यूज़ आई है, उसमें कहा जा रहा है कि लगातार भारत के लोग जो है दूसरे देशों में जाके बस जा रहे हैं और भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे ये जा रहे हैं, मतलब महत्वपूर्ण देश जहाँ पे ज़्यादातर भारतीय जाकर के नागरिकता ले रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। किस देश की नागरिकता सर्वाधिक भारतीयों द्वारा ग्रहण की गई। 2021 तक की सूचना ये है कि 1.63 लाख नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर दी। लगभग सर्वाधिक नागरिकता इन्होंने अमेरिका की ग्रहण की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, यूके, इटली आदि। आप आसपास सुनते होंगे किसी न किसी परिवार में मालूम चल जाता है कि भैया वो अमेरिका में रहने लगे हैं, वहीं की उन्होंने नागरिकता ले ली है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कनाडा, और फोर्थ पे यूके एंड इटली फिफ्थ पे, ठीक है। तो आपको 1 2 3 याद रखना। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद थर्ड नंबर पे कनाडा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्य में पहला स्थान किसका है।
देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़े राज्य में पहला स्थान किसका है? नवाचार में। मतलब राज्य इनोवेशन करेगा और इनोवेशन में राज्य में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स निकाला गया है कि उस इंडेक्स में हम रैंकिंग स्थापित करें, जिससे कि राज्यों को एक प्रोत्साहन मिले कि वो अपना इनोवेशन को बढ़ाएं। ये जो नीति आयोग का जो है भारत नवाचार इंडेक्स है, ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तरफ से बनाया गया है, क्योंकि इसी प्रकार का एक इंडेक्स जो है वो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी बनता है, उसी की तर्ज पे ये बनाया गया है। और किसके सहयोग से बनाया गया है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले सूचकांक अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था। ये तीसरा सूचकांक है। 19 में दिया गया, 20 में दिया गया, 21 में दिया गया। इसकी गणना नवाचार क्षमता एवं नवाचार परिणाम के अर्जित स्कोर के औसत से हुई है। मतलब किसी भी राज्य की नवाचार क्षमता क्या है और उस नवाचार क्षमता के आधार पे उसके परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं, इसके आधार पे स्कोर बनाया गया है और उसी आधार पे राज्य की श्रेणी दी गई है। मतलब किसी राज्य की नवाचार क्षमता क्या है, उस नवाचार से उसके परिणाम क्या निकाल रहे हैं, उस हिसाब से रैंकिंग बना दी गई है राज्यों की और उसी आधार पर सूचकांक जो है डिसाइड किया गया है। सूचकांक के आधार पर राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। देखते हैं हम लोग कैसे। पहला श्रेणी है इनकी, देखिए, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित राज्य और पर्वतीय राज्य। ठीक है, तो इसमें बड़े राज्यों में नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटक। देखिए आगे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है? तेलंगाना है। नंबर 3 पे कौन है? हरियाणा है। ठीक है, तो ये राज्य जो है वो बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कर्नाटक, नंबर 2 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे हरियाणा राज्य। ये मुख्य 3 राज्य हैं जो कि बड़े राज्यों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हैं। यदि उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर मौजूद है नवाचार इंडेक्स में। ठीक है, तो नवाचार इंडेक्स में सबसे नंबर पे कर्नाटक है। अब देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, राज्यों में अंतिम राज्य, बड़े राज्यों में अंतिम कौन है? वो छत्तीसगढ़ राज्य है नवाचार में। इसका मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में नवाचार नहीं, लाख के बराबर किया जा रहा है, इसलिए उसका स्कोर सबसे कम है। अच्छा, इसके बाद जो है केंद्र शासित क्षेत्र और छोटे राज्यों में नंबर 1 पे कौन है? चंडीगढ़ है। नंबर 2 पे दिल्ली है। नंबर 3 पे अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाचार की श्रेणी में अंडमान निकोबार जैसा जो है केंद्र शासित प्रदेश भी सामने आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे नवाचार में है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप जान रहे हैं कि बहुत हाईटेक सिटी है और वेल मेंटेन तरीके से बना हुआ है। ये नवाचार करता जा रहा है, इसने अपने स्ट्रक्चर में भी नवाचार किया हुआ है। तो चंडीगढ़ इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे दिल्ली है। दिल्ली में हर चीज़ नई नई प्रकार के व्यवसाय, नए नए प्रकार के शोध होते रहते हैं, इसलिए नवाचार जो है सूचकांक के आधार पे दिल्ली जो है वहाँ पे सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक विशेष नाम सामने आया है, इसलिए आपको याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा है? देखिए, सबसे नंबर 1 में जो है मणिपुर का पहला स्थान है, उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। ये देखिए लिखा हुआ है, मणिपुर का पहला स्थान है इसमें पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड का दूसरा स्थान है और अंतिम स्थान जो है वो नागालैंड का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीनों बड़े राज्यों में कौन प्रथम है? कर्नाटक। उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे और छोटे राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो आपका चंडीगढ़ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दिल्ली, नंबर 3 पे अंडमान निकोबार और पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में नंबर 1 पे मणिपुर। मणिपुर आप समझ ही रहे हैं कि जो मणिपुर जो इंडिया का मैप है उसमें इस तरफ जो है यहाँ पर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये सब बसे हुए हैं मणिपुर राज्य। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र है और सेकंड नंबर पे उत्तराखंड है और नंबर 3 पर जो है मतलब अंतिम स्थान पर कौन है? वो नागालैंड है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार इंडेक्स में। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्य के प्रदर्शन का सूचकांक के आधार पर पहला स्थान किस राज्य का है? अब खाद्य सुरक्षा भी ध्यान देना है, राज्यों को क्या करना है कि खाद्य की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रोत्साहन देने के लिए और इनमें राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पहला स्थान किस राज्य का ये पूछा गया है। देखते हैं हम लोग, समझते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको इंग्लिश में NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल किस किस के मंत्री हैं? वाणिज्य उद्योग मंत्री, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, और केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री भी हैं, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भी हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये सूचकांक जो है जारी किया गया है, खाद्य सुरक्षा
सूचकांक जारी किया गया है। इसमें राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अब देख लीजिए, नवाचार की बात करें तो राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यदि हम लोग बात करेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तो राज्यों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक सामान्य श्रेणी के राज्य हो गए, दूसरे जो है हो गए वो आपके हिमालय या केंद्र शासित क्षेत्र के राज्य या पूर्वोत्तर राज्य, मतलब हिमालय के क्षेत्र के राज्य या केंद्र शासित राज्य या पूर्वोत्तर राज्य, इनकी एक श्रेणी बना ली गई है। ठीक है, तो समान श्रेणी में नंबर 1 पे देखिए कौन है खाद्य सुरक्षा में, तो उड़ीसा सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा देता है, तो वो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आप यूपी है, यूपी के एग्जाम यदि दे रहे हैं और यूपी अग्रणी स्थानों में आया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अंतिम स्थान में गोवा है। और हिमालयी क्षेत्र केंद्र शासित या पूर्वोत्तर राज्य में नंबर 1 पर है आपका त्रिपुरा। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि नवाचार इंडेक्स में कौन है, मणिपुर है, और खाद्य सुरक्षा में त्रिपुरा। त्रिपुरा जो पूर्ण रूपेण खाद्य शिक्षा देता है, इसलिए त्रिपुरा जो है वो हिमालयी क्षेत्र केंद्र शासित क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य में प्रथम स्थान पे है। और हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है। अंतिम नंबर पे लद्दाख है। लद्दाख अभी विकसित होता है, नया यूनियन टेरिटरी है तो अपने आप को डेवलप कर रहा है, इसलिए खाद्य सुरक्षा स्थान में वो लास्ट में है। ठीक है, नागालैंड जो है वो आपका लास्ट में था नवाचार में। नवाचार में नागालैंड में नो, ऐसा लैंड जहाँ नो नवाचार, ना से नवाचार ना से नो नवाचार वाला लैंड नागालैंड। ठीक है, इसलिए जो उसमें पहाड़ी क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र है तो नागालैंड लास्ट स्थान पे। लेकिन यदि हम खाद्य की बात करें तो खाद्य लद्दाख में, खाद्य का उल्टा कर दो लद्दाख, तो ये जो है एकदम उल्टा पोजीशन चल रहा है, खाद्य सुरक्षा नहीं दे रहा है, तो लास्ट स्थान पे लद्दाख हो गया। हिमालयी क्षेत्र केंद्र शासित क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, और सामान्य श्रेणी में नंबर 1 पे कौन खाद्य सुरक्षा में है, वो गोवा है, क्योंकि बाहर के लोग उसमें आते जाते रहते हैं और खाद्य सुरक्षा इतना प्रोवाइड नहीं करा पा रहा गोवा, तो इसलिए अंतिम स्थान में खाद्य सुरक्षा में गोवा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में देश में बागबानों उत्पादनों का कितना अनुमान किया गया है। ठीक है, जो बागबानी उत्पादन है वो कितना अनुमानित है 2021-22 के आंकड़े के हिसाब से, तो कृषि मंत्रालय आंकड़े देगा। 21-22 का आंकड़ा दिया है उसने, और ये आंकड़ा कौन सा, दूसरे अग्रिम है। देखिए 3-3 महीने में आंकड़े आ रहे हैं, तो ये दूसरा अग्रिम आंकड़ा है जो कि जून महीने में आया होगा, तो इसलिए उसका जो है पूछा जा रहा है कि कितना जो है उत्पादन अनुमानित हुआ है। 21-22 में बागवानी उत्पादन 361.63 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है, जो कि 20-21 की तुलना में 2.10% अधिक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बागवानी जो है पिछले वर्ष की तुलना में, अभी जो अग्रिम दूसरा अनुमान आया है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंटेज बागवानी जो है उत्पादन ज़्यादा हुआ है, तो आप बता सकते हैं 2.10% ज़्यादा हुआ है। ठीक है, दर 20-21 की तुलना में 21-22 में फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जिस प्रकार से बागवानी में वृद्धि हुई है उसी प्रकार से फलों में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब फलों में वृद्धि हुई, लेकिन घटौती किस में हुई है, सब्जी में। सब्जी में कमी हुई है, जड़ी बूटियों में कमी हुई उत्पादन में, मसाले में कमी हुई है, फूलों के उत्पादन में कमी हुई है। तो फूल में कम हुई है लेकिन फलों में वृद्धि अधिक हुई है। बागवानी में 2.1% अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, फूल में कम हुई है, मसाले में कम हुई है, जड़ी बूटी में कम हुई है और सब्जियों में कम हुई है उत्पादन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में, एफडीआई के मामले में सर्वाधिक अंतर प्रभाव वाला देश कौन सा है। एग्जैक्ट हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक अंतर प्रभाव वाला देश बताइए एफडीआई के मामले में कौन सा है। देखते हैं हम लोग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में सर्वाधिक अंतर प्रभाव वाला देश अमेरिका है। अमेरिका में अंतर प्रभाव मतलब किस देश में आता है एफडीआई ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है सबसे अधिक अमेरिका में आता है। अमेरिका में इसका अंतर प्रभाव है। ठीक है, विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड UNCTAD, अंकटाड को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, सी से हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है, उसका नाम ही है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष जो है एक सूची जारी की जाती है जिसमें एफडीआई के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अनुसार विश्व स्तर में 64% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब एफडीआई में 64% की वृद्धि उसमें दर्ज हुई है पिछले साल की तुलना में। कोविड का बहुत अधिक असर पड़ता है एफडीआई में, लेकिन जैसे ही कोविड चला गया वैसे ही एफडीआई में देखिए 64% की वृद्धि पाई गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बता रहे हैं, ये रिपोर्ट अंकटाड की है। यह रिपोर्ट का वार्षिक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के नाम से आता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के नाम से इसका मतलब ये रिपोर्ट आती है, इसका शीर्षक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR। ठीक है, अंकटाड के द्वारा ये जारी किया जाता है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देशों का स्थान है रैंकिंग हिसाब से।
तो रैंक 1 में आपका देख लीजिए कौन है देश का नाम जो अंतर प्रवाह में एफडीआई में है, देख लीजिए इसमें देखिए रैंक 1 में कौन है, रैंक 1 में है देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका जो है वो अंतर एफडीआई के अंतर प्रवाह में नंबर 1 पे है। उसके बाद नंबर 2 पे चाइना में एफडीआई आ रहा है, नंबर 3 में हांगकांग में आ रहा है जो कि चाइना का ही एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राप्त क्षेत्र है। चौथा नंबर पे सिंगापुर, 5वें पे कनाडा, 6ठे पे ब्राज़ील, 7वें पे भारत। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एफडीआई के अंतर प्रवाह के क्षेत्र में जो अंकडाट ने श्रेणी लाई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसमें भारत कौन से स्थान पे है। तो आप बताएंगे कि एफडीआई के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पे, जब एफडीआई अंतर प्रवाह के मामले में नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है और नंबर 3 पे सिंगापुर, हांगकांग चाइना हो गया या सिंगापुर हो गया। तो आप हांगकांग चाइना नहीं भी लेंगे तो सिंगापुर जो है 3rd नंबर पे हो जाएगा। तो ACS तो आपका हो ही गया, मतलब अमेरिका, चाइना और सिंगापुर। भारत का पूछा जाए तो 7वां स्थान है एफडीआई अंतर प्रवाह के मामले में, ठीक है। अब बाह्य प्रवाह के मामले में भी देख लेते हैं हम लोग। बाह्य प्रवाह के मामले में एफडीआई के बाह्य प्रवाह के मामले में नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे जर्मनी है, नंबर 3 पे जापान है। आपको याद रखना, ठीक है। अंतर प्रवाह में भी अमेरिका नंबर 1 पे है, बाह्य प्रवाह में भी अमेरिका नंबर 1 पे है। जब अंतर प्रवाह की बात करेंगे, एफडीआई आने की बात करेंगे, तो अमेरिका नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे है, भारत उसमें 7वें नंबर पे, 3rd नंबर पे सिंगापुर है, ठीक है। जब हम लोग बाह्य प्रवाह के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पे है, बाह्य प्रवाह में 2रे नंबर पे जर्मनी, 3रे नंबर पे जापान है, ठीक है। ये टेबल ये सारा का सारा आपको प्रतियोगिता दर्पण से ही बना के दिया गया है। मैंने पूरी एक टेबल उसकी बना दी है, उसका पढ़कर पूरा सार बना दिया है। आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ लेंगे, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें सारे MCQ होंगे, क्वेश्चन है, उसका सीधा आंसर आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपको ये अच्छा लग रहा हो चैनल तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई यदि आपको समस्या है तो उस कमेंट का जवाब आपको ज़रूर लिखकर दिया जाएगा, ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अनन्या स्टडी सर्किल 365 नॉलेज ग्रुप। तो अनन्या स्टडी सर्किल पूरा नहीं लिखना है आपको लिखना है ASC स्पेस दे करके 365 और इसके बगल में नॉलेज ग्रुप, इंग्लिश में ही पूरा लिखना है KNOWLEDGE नॉलेज ग्रुप GROUP, ठीक है। तो ये आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकटाट की स्थापना कब हुई थी। देखिए अभी अंकटाट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दिया है। अंकटाट का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है, यूनाइटेड नेशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तो आपका जो है अंकटाट का फुल फॉर्म हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अब क्वेश्चन इसलिए आया है स्टैटिक जीके का, लेकिन चूंकि करंट में उसने अपनी रिपोर्ट दी है तो इसलिए उसका क्वेश्चन आ गया। संयुक्त राष्ट्र का एक व्यापार एवं निवेश से संबंधित एक निकाय है, मालूम ही चल गया आपको। इसके बाद देख लीजिए इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करना है, विदेशी व्यापार और निवेश में वृद्धि करना है और वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता करना है, ठीक है। तो विदेशी व्यापार निवेश बढ़ाएं जिससे विकासशील देश जो है उनको सहायता मिले उनके विकास में, ठीक है। इसके सदस्य राष्ट्र 195 में, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में अंकटाट का, ठीक है। अंकटाट द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है, प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है एनुअली, जबकि अंकटाट का जो सम्मेलन है वो प्रति 4 वर्ष में किया जाता है। इसलिए इसका सम्मेलन यदि पूछा जाए तो 14वां सम्मेलन इसका जो हुआ था वो 4 वर्ष पूर्व 2016 में नैरोबी केन्या में हुआ था और 15वां शिखर सम्मेलन 2021 में बारबाडोस में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ, ठीक है। तो 4-4 साल में सम्मेलन होता है। इसकी रिपोर्ट तो हर साल आती है लेकिन सम्मेलन हर 4 साल में होता है। तो 14वां सम्मेलन जो है वो आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था 2016 में और 15वां सम्मेलन 2021 में बारबाडोस में वर्चुअल तरीके से हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं उस क्वेश्चन से पहले कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में तथ्य कुछ दिए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग। भारत में विदेशी, अच्छा भारत में जो विदेश से FDI आएगा उसके संबंध में तथ्य दिए गए हैं, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन अभी इसके पहले हमने बताया था कि जो FDI पूरे विश्व में अंतर प्रवाह किस देश में है, तो अमेरिका नंबर 1 पे, बाह्य प्रवाह में भी अमेरिका नंबर 1 पे है, अंतर प्रवाह में भारत 7वें नंबर पे था, ठीक है। अभी ये कहा जा रहा है कि जो भारत में जो FDI आ रहा है, मतलब कहने का ये है कि ये जो अपने इंडिया है, जो अपना भारत है, इस भारत में अलग अलग देश से FDI आ रहा होगा। तो किस देश से ज़्यादा FDI आ रहा है ये बात की जानकारी इसमें दी गई है। देखते हैं हम लोग।
तो भारत में देखिए सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। आपका जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, तो सिंगापुर से सर्वाधिक जो है आपका एफडीआई भारत में आ रहा है। उसके बाद अमेरिका से आ रहा है, उसके बाद तीसरे नंबर पे मॉरिशस। 3 बहुत है, नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे मॉरिशस से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भारत में एफडीआई प्राप्त करने वाले प्रमुख 5 क्षेत्र कौन से, सर्वाधिक एफडीआई कहाँ आता है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, फिर सेवा क्षेत्र में वित्त है, बैंकिंग है, ये सब हो गया। तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल उद्योग में आता है, ठीक है। तो नंबर 1 पे कंप्यूटर क्षेत्र में आता है, नंबर 2 पे आपका सेवा क्षेत्र में आता है, नंबर 3 पे ऑटोमोबाइल में आता है, फिर व्यापार में आता है, फिर निर्माण में आता है, फिर व्यापार में, फिर निर्माण में, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि नंबर 1 पे कंप्यूटर में, नंबर 2 पे आपका सेवा क्षेत्र में, नंबर 3 पे ऑटोमोबाइल में, नंबर 4 पे व्यापार में, नंबर 5 पे निर्माण क्षेत्र में आता है, ठीक है। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य वो आपके कौन से हैं, कर्नाटक राज्य, ठीक है। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य है। तो इसमें देख लीजिए नंबर 1 पे सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं, नंबर 1 पे कर्नाटक है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे दिल्ली है, नंबर 4 पे तमिलनाडु है, नंबर 5 पे हरियाणा राज्य जो है वो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य हैं। तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है कि सर्वाधिक एफडीआई कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, फिर नंबर 3 पे दिल्ली है। तो 3 याद कर लीजिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 15, देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी है। आंसर है आपका 54, ठीक है। अभी जुलाई 2022 में 5 आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इन 5 को मिलाकर के अब टोटल 54 रामसर स्थल जो है हमारे देश में हो गए हैं। कौन से 5 अभी शामिल किए गए हैं देख लेते हैं। 3 तो गुजरात में हैं, कौन कौन से, किरकिली पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा पल्लिकनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा पिचवरम मैंग्रोव, ठीक है। किरकिली, पल्लिकनई और पिचवरम मैंग्रोव, ये तीनों गुजरात में है। और चौथा है आपका पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, 5वां है साख्य सागर मध्य प्रदेश, ठीक है। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रामसर संधि कब हुई थी। 2 फरवरी 1971 को हुई थी। कहाँ हुई थी, ईरान में हुई थी। कब से लागू हुई संधि, ये 1975 से लागू हुई, ठीक है। भारत ने लेकिन रामसर भूमि पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 को किया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कब हुई संधि, 2 फरवरी 1971 को। लागू कब हुई, 1975 को। कहाँ संधि हुई, ईरान में हुई। भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो 1 फरवरी 1982 को, ठीक है। भारत की पहली रामसर भूमि कौन सी है, वो है उड़ीसा की चिल्का झील, ठीक है। वो भारत का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नंबर की कृषि संगणना जुलाई 2022 में हुई है। अभी कृषि संगणना हुई है 2022 में, तो वो किस नंबर की है। तो देखिए, भारत की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 जुलाई 2022 को की है, ठीक है। तो 11वीं कृषि संगणना ही है। भारत में कृषि संगणना कार्य 5-5 वर्ष के अंतराल पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कब होता है कृषि संगणना, 5-5 साल में। इसलिए ऐसी पिछली संगणना जो है 2015-16 में हुई थी, जो कि 10वीं नंबर की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 11वीं कृषि संगणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत में 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान पेश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इसका आंसर। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार आंकड़ा आया है 2022-23 के लिए, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसके लिए कह रहे हैं जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान उन्होंने अभी हाल ही में पेश किया है। तो वो आंसर है आपका 7.2%। एशियाई विकास बैंक का मानना है कि 2022-23 में भारत में जीडीपी ग्रोथ 7.2% होगी, ठीक है। इस बैंक ने भारत की मुद्रास्फीति को, यानी कि महंगाई को 6.7% अनुमानित किया है। कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2 है और महंगाई 6.7 बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है, किसके अनुसार है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार। 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ एक साल बाद के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बता दिया है, वो 7.8% बताया है। और महंगाई जो है, मुद्रास्फीति जो 5.8% बताया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्ट्रेटेजी के में कि एशियाई बैंक कहाँ पर है, तो वो मनीला में है, ठीक है।
तो अभी जीडीपी कितना बताया 22-23 के लिए 7.2, 23-24 के लिए 7.8, अभी मुद्रास्फीति 6.7 है, 23-24 के लिए 5.8% रहेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आईएमएफ के अनुसार भारत में 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंट रहना है। अब देखिए वो एशियाई विकास बैंक था, ये आईएमएफ के अनुसार है। तो आईएमएफ ने कहा है 2022-23 में 7.4% रहेगा, एशियाई विकास बैंक ने 7.2 कहा है, लेकिन आईएमएफ ने 7.4% कहा है। 23-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ उन्होंने कम कहा है 6.1%, काफ़ी कम हो जाएगा, 7.4 से 6.1% 23-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, कहा है कि वैश्विक वृद्धि यानी पूरे विश्व में वृद्धि कितनी हो रही है इसी 2024 में, तो वैश्विक वृद्धि 3.2% रहने का अनुमान आईएमएफ ने निकाला है। ठीक है, आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इस बात को पेश किया। तो क्वेश्चन ये भी आया था, यूपीएससी में बल्कि आया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है कौन प्रस्तुत करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आईएमएफ प्रस्तुत करता है, और उसमें उसने बताया है कि पूरे विश्व की वैश्विक ग्रोथ 3.2% रहने की उम्मीद है, भारत की 7.4% 2022-23 में, 23-24 6.1% रहेगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2021 में भारत की सर्वाधिक धनी महिला कौन है। रून इंडिया एवं कोटक प्राइवेट बैंक ने लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया में जो लीडिंग वेल्दी वुमेन है वो कौन है 2021 के लिए। ठीक है, तो किसने किसने निकाला है, रून इंडिया और कोटक प्राइवेट बैंक, इन दोनों ने मिलकर निकाला लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 रिपोर्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे अमीर और सबसे वेल्दी वुमेन कौन है, प्रथम स्थान पर वो है एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हैं आपकी नायका की संस्थापिका फागुनी नायर। ठीक है, और तीसरे स्थान पर हैं आपकी बायोकान की संस्थापिका किरण मजूमदार शॉ। तो ये तीनों आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि आपकी एचसीएल की चेयरपर्सन है। दूसरे नंबर पे हैं आपका फागुनी नायर जो कि नायका की संस्थापिका हैं, और तीसरे नंबर पे हैं किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन की संस्थापिका हैं। ठीक है, रून इंडिया कोटक महिंद्रा कोटक प्राइवेट बैंकिंग की लीडिंग वेल्दी वुमेन की ये तीसरी रिपोर्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये वेल्दी वुमेन रिपोर्ट जो है किसने निकाली है, रून इंडिया और कोटक प्राइवेट बैंकिंग के सहयोग से ये निकली है रिपोर्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अप्रैल जून 2021 की तुलना में अप्रैल जून 2022 में वस्तुगत निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितना परसेंट जो है निर्यात बढ़ गया है अप्रैल जून 21 से अप्रैल जून 22 में, देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका 24.51% वृद्धि हो गई है। ठीक है, पिछले साल अप्रैल से लेकर जून की जो तिमाही थी, 3 महीने में आंकड़े आते हैं, तो अप्रैल से जून की जो तिमाही 2021 की थी उसके तुलना में अप्रैल से जून 2022 में लगभग 24.5% जो है वो वस्तुगत निर्यात में वृद्धि हुई है। ठीक है, कितना रहा है देख लीजिए आप, कह रहा है कि अप्रैल जून में वो वस्तुगत निर्यात लगभग 95 अरब डॉलर था, और इस बार बढ़ के 118 अरब या 119 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। 118.96 लगभग 119 अरब डॉलर पहुंच गया, 95 से 119 के आसपास, तो लगभग 24.5% की वृद्धि वहाँ पर हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विद्युत उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के बाद तीसरा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्युत के उत्पादन भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो नंबर 1 में विद्युत उत्पादन में अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है। बहुत अच्छी बात है कि नंबर 3 पे अपना भारत आ गया है, दूसरे कई विकसित देशों को पीछे छोड़ करके। ठीक है, तो जून 2022 तक देश की कुल विद्युत क्षमता 403.76 मेगावाट थी। लगभग 403 मेगावाट जो है गीगावाट, 403 गीगावाट जो है वो भारत की कुल विद्युत क्षमता जून 2022 तक थी। ठीक है, देख लेते हैं कुछ डिटेल। भारत में विद्युत की स्थापित क्षमता अलग अलग, ये डिटेल ये तालिका बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से इससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए 2 प्रकार के ईंधन हैं। एक तो आपको पता है कि एक जीवाश्म ईंधन होता है, एक गैर जीवाश्म ईंधन होता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है वो अनवीकरणीय होता है, मतलब उसको दोबारा फिर नहीं बना सकते, और गैर जीवाश्म ईंधन होता है वो नवीकरणीय होता है, यानी अक्षय ऊर्जा होती है जो क्षय नहीं होती है, जिसको दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में ये हमने डिवाइड किया है। और एक इम्पॉर्टेंट है आपका नाभिकीय ऊर्जा, उसके बारे में भी बताया गया है। तो देखिए कुल जीवाश्म ईंधन, जिसमें कि अब जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः कौन कौन से आते हैं, देखिए नाम दिए गए हैं, आप ध्यान रखिए, जिनको तापीय विद्युत भी कहते हैं। कौन कौन से हैं इसमें 4 देख लीजिए। नंबर 1 जीवाश्म ईंधन है कोयला ईंधन है,
और लिग्नाइट ईंधन है, गैस और तेल। ये 4 जो है गैस, तेल, कोयला आपको पता है, लिग्नाइट आप और याद कर लीजिए कि ये 4 जो है वो तापीय विद्युत के अंतर्गत आते हैं। ये जीवाश्म ईंधन है, इनका जो है लगभग 58.5% जो है पूरे विद्युत उत्पादन में इनका पार्टिसिपेशन है, जो कि सबसे अधिक है। गैर जीवाश्म कितना है, लगभग 41.5, टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये जो 41.5 है गैर जीवाश्म ईंधन, इनका बाइफर्गेशन नीचे दिया गया है। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि 41.5 में सर्वाधिक रूप से किसमें ज़्यादा है आपका, तो सबसे अधिक जो है वो ज़्यादा है ये 14.3। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में और अक्षय ऊर्जा स्रोत में जो आपका सबसे अधिक विद्युत बन रहा है वो सौर से बन रहा है। इस बात को आप याद रखिए। नंबर एक पे सौर है अनवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक है, उससे विद्युत उत्पादन हो रहा है। नंबर 2 पे है आपका जल विद्युत, ठीक है, और नंबर 3 पे है आपका पवन, नंबर 4 पे बायोमास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और सबसे बाद में है आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, सबसे अधिक सौर ऊर्जा से आपका जो है विद्युत बन रही है लगभग 14%, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। उसके बाद आपका बन रहा है जल से विद्युत बन रही है। तीसरे नंबर पे है पवन से बन रही है, फिर चौथे नंबर पे बायोमास से बन रही है, फिर उसके बाद आपका नाभिकीय ऊर्जा से बन रही है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। तो ये लगभग टोटल ओवरऑल 41.5% जो है वो आपका कुल गैर जीवाश्म ईंधन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कुल उत्पादित क्षमता में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है। जो विद्युत का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें सर्वाधिक डेवलपमेंट किससे हो रहा है, निजी क्षेत्र से हो रहा है। लगभग 49.5% निजी क्षेत्र जो है डेवलपमेंट कर रहा है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो विद्युत उत्पादन में है वो राज्य जो है केंद्र से आगे, राज्य कर रहा है 26% और केंद्र कर रहा है 24.6%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है क्रम से लगाइए विद्युत उत्पादन में। तो नंबर 1 पे कौन कर रहा है, 49.5% लगभग आपका वो कर रहा है निजी क्षेत्र। नंबर 2 पे है राज्य क्षेत्र कर रहा है, फिर नंबर 3 पे केंद्र क्षेत्र कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। देख लीजिए, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल रॉय। अभी इनका हाल ही में जून में कार्यकाल समाप्त हो गया था, परंतु 3 महीने के लिए सितंबर तक इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। तो अभी फिलहाल के वेणुगोपाल रॉय हैं जो कि सितंबर तक रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। चेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल के लिए चेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो है ये नियुक्त किया गया राजेश भंडारी को। ठीक है, बर्मिंघम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होना है, या अभी तो फिलहाल हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हो गया, उसके लिए भारत के सेफ डी मिशन यानी भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो राजेश भंडारी थे। ठीक है, ये भारतीय मुक्केबाज संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। फिर से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। सेकंड जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री ऐसे नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपका देख लीजिए, पहले नंबर पे कौशिक बसु थे, ये दिया गया है भारत के कौशिक बसु। ठीक है, 2012 से लेकर 16 तक फर्स्ट जो ऐसे अर्थशास्त्री थे जो विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री बने थे। और अब की बार जो है अर्थशास्त्री जो है इंदरमीत गिल, इनको विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया, इंदरमीत गिल को। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमेरिका की कार्मेन एन रिनहार्ड का स्थान लेंगे, तो रिनहार्ड का स्थान लेंगे। अभी तक कार्मेन एम रिनहार्ड जो है वो विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री थे, अब उनकी जगह बनेंगे इंदरमीत गिल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर होगा इस बार, इंदरमीत गिल, जो कि सेकंड नंबर के ये दूसरी बार जो है भारत के ये राष्ट्रपति हैं जो कि विश्व बैंक के भारत के अर्थशास्त्री हैं। दूसरे नंबर के ये भारत के अर्थशास्त्री हैं जो कि विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में इनको चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी बनी है। तो इसमें हम लोग सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के अतिरिक्त भी अन्य क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बना लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यार, पहली बात तो यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में आता है सोराई पोट्टू, तमिल की एक फिल्म है सोराई पोट्टू, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिली, जिसके निर्देशक हैं सुधा कोंदा। ठीक है, कोंद्रा। 2020 में जो फिल्म प्रदर्शित हुई थी उसी के लिए जो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म दिया गया है। तो अभी 21-22 की फिल्मों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 2020 की फिल्मों के बारे में बात किया है, उसके बारे में अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो सोराई पोट्टू जो है वो तमिल की वो फिल्म है जिसको कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जिसकी निर्देशक सुधा कोंद्रा
थी, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म किसे मिली है पुरस्कार? तो वो मिला है सुमी को, ठीक है, जो कि एक मराठी फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR अय्यप्पड़म कोशियम के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है? सच्चिदानंद को। और किसके लिए सच्चिदानंद को मिला है? सच्चिदानंद KR को मिला है। कौन सी फिल्म? फिल्म अय्यप्पड़म कोशियम के लिए उनको दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं अजय देवगन चुने गए हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या सोराई पोट्टू के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है? वो अपर्णा बाल मुरली चुना गया सोराई पोट्टू के लिए। तो सोराई पोट्टू सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म भी है और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है सूर्या को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली को चुना गया है। अजय देवगन को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है दिमाग में रखना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संबंधित जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई को। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 और 1 11 जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है, 18 जुलाई को। अब देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रमा पहली बार मनुष्य का कदम कब पड़े? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्टैटिक जी के क्वेश्चन है लेकिन करंट में भी ये अभी पूछा गया है, ठीक है। तो चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य कदम कब पड़े? तो 20 जुलाई 1969 को पड़े। क्वेश्चन आता है तो 20 जुलाई, जो कि महीना बीत गया जुलाई, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन का चंद्रमा पर पहली सतह पर उतरे थे, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, ये चंद्रमा की सतह पर उतरे थे 20 जुलाई 1969 को। 1969 आपको पता ही है, इम्पॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको उस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई। देखिए आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF आपको मिल जाएगा। हम मेरा टेलीग्राम चैनल है ASC 365 नॉलेज KNOWLEDGE ग्रुप GROUP, ठीक है। तो ये आप जो है इस पर जाकर के टेलीग्राम पर जाकर के इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें MCQ क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो MCQ क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, इससे आगे पूरा प्रतियोगिता दर्पण कंप्लीट हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में MCQ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। इंपॉर्टेंट है, 30 जुलाई को 0 हो गया, इसका मतलब निषेध हो गया, क्या? मानव तस्करी निषेध हो गया, ठीक है। तो मानव तस्करी निषेध हो गया आपको 30 जुलाई को, ठीक। मानव तस्करी निषेध दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सी गार्जियन 2 किन देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है क्योंकि युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए ये गार्जियन वाला क्वेश्चन जो है, सी गार्जियन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गार्जियन का क्वेश्चन संबंधित है, भारत जापान से संबंधित युद्धाभ्यास है। लेकिन ये सी गार्जियन 2 नाम है, ये संबंधित है आपका चाइना और पाकिस्तान के नौसेना युद्धाभ्यास से। देखिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में नौसेना युद्धाभ्यास भी होता है, वायुसेना युद्धाभ्यास भी होता है और थल सेना युद्धाभ्यास भी होता है। तो जो चीन और पाकिस्तान के बीच में नौसेना युद्धाभ्यास है वो सी गार्जियन 2 जो है युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। और चीन और पाकिस्तान के बीच जो
थल सेना युद्धाभ्यास है उसको बोलते हैं वॉरियर। वॉरियर जो है वो थल सेना युद्धाभ्यास है, ठीक है। और शाहीन नाम से वायुसेना युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है। तो कौन कौन से होते हैं? शाहीन और वॉरियर, और उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे सी गार्जियन 2, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच का युद्धाभ्यास? मैं बता रहा हूँ आपको कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके बीच में है। देखिए ये है भारत और जापान के बीच में, भारत सेना और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में वार्षिक संयुक्त युद्धाभ्यास को धर्म गार्जियन नाम दिया जाता है। 2022 में 27 फरवरी से 10 मार्च को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। धर्म गार्जियन, ठीक, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था फरवरी से मार्च में। क्वेश्चन नंबर 37, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो हर घर जल प्रमाणित किया गया वो जिला है बुरहानपुर मध्य प्रदेश, जहाँ पे हर घर जल पहुँच गया है और उस राज्य ने उसको क्या बोलते हैं कि प्रमाणित भी कर दिया है। तो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, ठीक है। तो ये अमेरिका के ओरेगॉन में यूजीन में हुआ, ठीक है। यह एक द्विवार्षिक चैंपियनशिप है। इसके पूर्व 17वीं चैंपियनशिप 2019 में कतर में दोहा में हुई थी। 2019 में हुई थी, 2021 में होनी थी, परंतु ये कोविड के कारण 2021 में ना हुई, 2022 में हुई, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कहाँ हुई? अमेरिका के ओरेगॉन में यूजीन में हुई। 19 में हुई थी दोहा कतर में, ठीक है। 17वीं थी वो, ये 18वीं है चैंपियनशिप, ठीक है। अब यूक्रेन में आक्रमण किया है रूस ने और उसका साथ दिया बेलारूस ने, इसलिए ये दोनों ही प्रतियोगिता में प्रतिबंधित थे, ठीक है। कुल 33 पदक जीतकर अमेरिका नंबर 1 पे इसमें रहा है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। नंबर 2 पे इथियोपिया रहा है, नंबर 3 पे जमैका रहा है, ठीक है। 2023 में अब फिर से, चूँकि 2 साल बाद होना चाहिए था, अभी 22 में हुआ 24 में, लेकिन नहीं, क्योंकि एक्चुअल में 19, देखिए आप 2 साल आप समझ लीजिए, 2019 में, फिर 2 साल बाद 2021 में, फिर उसके बाद 2023 में, फिर उसके बाद 2025 में, ये सिस्टम है। तो 21 में ना होकर के 2022 कर दिया, लेकिन बाकी प्रोसीजर तो वैसे ही रहेगा 2023-2025 में। इसलिए द्विवार्षिक होने के कारण 19 में हुआ, फिर 21 में ना होकर के सीधे 22 में हुआ 18वां। अब अगला 19वां वो हंगरी में 2023 में होगा, और फिर 20वां हंगरी के बुडापेस्ट में, ठीक है। और जो 20वां होगा वो 2025 में होगा, वो जापान के टोक्यो में होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 18वां कहाँ हुआ? अमेरिका के ओरेगॉन यूजीन में हुआ, ये कि 18वां है ये, ठीक है। 17वां कहाँ हुआ? कतर में दोहा में 2019 में हुआ। 17वां हो गया, 18वां हो गया, 19वां कहाँ हो जाएगा? वो हंगरी के बुडापेस्ट में 2023 में, और फिर उसके बाद 20वां कहाँ होगा? वो जापान के टोक्यो में होगा 2025 में, ठीक है। देखते हैं आगे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जो 2022 में अभी हुई है 18वीं, उसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं नीरज चोपड़ा। इसके पहले 2003 में पदक जीता था, वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज, एक महिला थी जिन्होंने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो इसलिए वो महिला थी। अभी पुरुष कौन हुए? नीरज चोपड़ा हुए। इसलिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो वो भी नीरज चोपड़ा ही हैं, ठीक है। और रजत पदक जीतने वाले विश्व चैंपियन में पहले भारतीय कौन है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष मिलाकर? तो वो भी नीरज चोपड़ा ही हैं, क्योंकि आज तक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 ही पदक आए हैं। एक अंजू बॉबी जॉर्ज ने लिया था, वो कांस्य था, दूसरा नीरज चोपड़ा को मिला जो कि सिल्वर है, ठीक है। और ओलंपिक में देखिए लिखा है इसमें, ओलंपिक खेलों में और विश्व चैंपियनशिप खेलों में दोनों में पदक जीतने वाले भी एकमात्र भारतीय नीरज चोपड़ा ही हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने देश का बहुत गौरव बढ़ाया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? वो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन का पुरुष खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो वो कौन है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन है। इन्होंने इंडोनेशियाई जो है ओपन बैडमिंटन पुरुष खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 40वां, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? वो भी डेनमार्क के ही विक्टर एक्सेलसेन ने ही मलेशिया ओपन पुरुष भी जीत लिया है। तो इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन पुरुष वो भी जो है वो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने जीता था, और मलेशिया ओपन बैडमिंटन वो भी जो है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है।
तो ये जो मलेशियाई ओपन बैडमिंटन है इसमें महिला युगल भी एकल महिला खिताब भी किसी ने जीता होगा, तो वो थाईलैंड की रत्वानोक इंटनोन है। उन्होंने मलेशियाई ओपन बैडमिंटन में महिला एकल खिताब जीता है, थाईलैंड की रत्वानोक इंटनोन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? वो महिला एकल में देखिए किसने जीता है? पीवी सिंधु ने, भारत ने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत की तरफ से पीवी सिंधु जीती है सिंगापुर ओपन। ठीक है, महिला में। और पुरुष में कौन जीता है? वो एंथनी सिंसुका। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिंगापुर वाले में पीवी सिंधु जीती है। देखिए दोनों, सिंगापुर सिंधु और सिंगापुर सिंसुका। ठीक है, तो सिंगापुर में महिला में पीवी सिंधु जीती हैं, पुरुष में जीते हैं एंथनी सिंसुका जो कि इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में किस टीम को पूरे 10 विकेट से हरा दिया? देखिए 10 ही विकेट होते हैं और 10 की 10 विकेट से जो है महिला टीम ने किस टीम को हाल ही में हरा दिया है वनडे टीम में? तो वो है श्रीलंका की टीम में। देखिए श्रीलंका का चाहे देश हो चाहे टीम हो, दोनों ही बहुत ही नाजुक स्थिति में चल रहे हैं। श्रीलंका की टीम भारत से 10 विकेट से देखिए हार गई महिला टीम, और उधर राष्ट्रपति भाग गए थे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत इंग्लैंड T20 ODI श्रृंखला 2022 में जीती। भारत इंग्लैंड श्रृंखला हुई है, एक तो T20 श्रृंखला हुई, एक ODI श्रृंखला यानी वनडे सीरीज हुई। तो T20 20 ओवर होता है, वनडे में 50 ओवर होता है। ये दोनों ही श्रृंखला भारत ने अभी जीत लिया है। ठीक है, दोनों ही भारत ने जीत लिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वनडे में आपको जो है हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया गया है, और T20 के लिए भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया गया। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। भुवनेश्वर जो है वो बॉलिंग करते हैं, वो बॉलर हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारत वेस्ट इंडीज ने वनडे श्रृंखला 2022 किसने जीती? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो श्रृंखला हुई वो भी भारत ने ही जीती है। ठीक है, भारत ने ही जीती है वो भी। भारत इंग्लैंड की भी भारत ने जीती है, भारत वेस्ट इंडीज की भी भारत ने जीती है, और महिला जो भारत श्रीलंका के बीच हुआ था मैच वो भी भारत ने ही जीता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। विंबलडन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। विंबलडन टेनिस कहाँ होता है? यूके में होता है। ठीक है, लंदन में हुआ था विंबलडन टेनिस, जो कि नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल खिताब जीत लिया है, जो कि नोवाक जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम था। महिला एकल खिताब कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने जीता है। देखिए एलेना जो रिबाकिना है वो मूल रूप से तो रूस की रहने वाली हैं, परंतु रूस पर प्रतिबंध था इसलिए उन्होंने कजाकिस्तान की तरफ खेला है। इसलिए हम ये कहेंगे कि कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने महिला एकल खिताब जीता है। पुरुष युगल में देखिए दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पुरसेल। इन्होंने जो है विंबलडन में दोनों ने जीत लिया है, मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पुरसेल ने, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की हैं। और महिला युगल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों जो कोवा हैं, क्रेजिस्कोवा सिनियाकोवा, ये दोनों चेक रिपब्लिक की हैं। कोवा क्रेजिस्कोवा सिनियाकोवा, ये दोनों ने महिला युगल जीता है विंबलडन ने। ठीक है, पुरुष युगल जीता है मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पुरसेल ने, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 46 पर बढ़ते हैं। हॉल ऑफ फेम टेनिस किसने जीता है? हॉल ऑफ फेम टेनिस में पुरुष युगल खिताब जीता है मैक्सिम क्रेसी ने, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका के खिलाड़ी हैं, मैक्सिम क्रेसी, जो कि हॉल ऑफ फेम टेनिस खिताब उन्होंने 2022 का जीता, हॉल ऑफ फेम। ठीक है, अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी। पुरुष युगल किसने जीता है? अमेरिका के ही विलियम ब्लूमबर्ग और स्टीव जॉनसन की जोड़ी ने, ब्लूमबर्ग और स्टीव जॉनसन की जोड़ी ने जो है वो पुरुष युगल खिताब जीता, अमेरिका के ये दोनों रहने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई में प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची प्रकाशित की गई 2022 में टाइम मैगजीन के द्वारा। तो उसमें भारत के किन 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थान है? उसमें से भारत के 2 स्थान है, केरल और अहमदाबाद, टाइम मैगजीन के द्वारा। ठीक है, विश्व सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के हैं केरल और अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। टाइम आउटलुक इंडेक्स आता है, एक टाइम आउट इंडेक्स आता है, उसमें विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहर बताए गए हैं। विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ टाइम आउट इंडेक्स। ठीक है, 53 सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाए गए हैं, उसमें से भारत के 2 शहर शामिल हैं, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 बताए जाएंगे, जो कि पूरी तरीके से MCQ के बेस्ड पर होंगे। विश्व में सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप EMM निगेटिव, भारत में पहला मरीज कहाँ पर पाया गया? देखिए ये सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है EMM निगेटिव जो है,
इसके अभी तक कुल टोटल 9 ही मरीज़ ज्ञात थे, एक और भारत में मिल गया जो कि टोटल 10 मरीज़ हो गए हैं। और ये मरीज़ जो है वो गुजरात में पाया गया, जो बहुत ही रेयरेस्ट जो है ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा 50वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये वीडियो यहीं से कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 51 से 100 क्वेश्चन होंगे, और उसमें जो है आपके MCQ पर बेस्ड होंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।